लास्ट क्लास हमने फिनिश करी थी वो हमने वेक्टर कंपोनेंट्स पे फिनिश कर दी थी, जहां पे कि एक वेक्टर का इफेक्ट लिखना सीख लिया था हमने एक्स और वाई एक्सिस पे। सर एक्स और वाई एक्सिस पर ही क्यों लिखा था आपने इफेक्ट? क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस पे हमारी समझदारी ज्यादा डेवलप हो जाती है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे काम करना ज्यादा अच्छा है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे काम करना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसीलिए हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। फिर मैंने कहा था, ये सारी कहानी लिखवाई थी, तो मैंने कहा था कि एक वेक्टर, एक बार फिर से मैं इस बात को समझा देता हूं। मान लो ये ए वेक्टर है, ये जो रेड लाइन से बना हुआ है ये क्या है? ए वेक्टर है। और इसका एक्स एक्सिस से थीटा कितना, एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? थीटा। ये रही एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस। तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे आने वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ए कॉस थीटा। और इसका वाई एक्सिस पे आने वाला कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। मैंने कहा था इस बात को फिलहाल के लिए मेमोराइज करो कि जहां से थीटा बनता है वहीं पे कॉस आता है, और जहां पे थीटा नहीं बनता है वहां साइन आता है। बोलो, बोला था मैंने? अच्छा, अब ये क्या है? ये ए वेक्टर है, तो बेसिकली मैं इसको अच्छे से लिखूं तो इन एक्स डायरेक्शन, इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ये बेसिकली ये लिखा है मैंने यहाँ पे। इन वाई डायरेक्शन, इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू साइन थीटा। अरे बोलो ना, तो इसको बोल देते हैं ए वाई और इसको बोल देते हैं ए एक्स। यहां तक किसी को कोई दुख है क्या? तो सर इसको बहुत अच्छे से आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि एक्स डायरेक्शन का मतलब आई कैप, तो ये हो गया ए एक्स आई कैप, और वाई डायरेक्शन का मतलब जे कैप, तो ये हो गया ए वाई जे कैप। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना कि एक वेक्टर है जो कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब सर आपने ये लिखना सिखाया पहले और फिर इसको इस फॉर्म में लिख दिया। मतलब ए वेक्टर के ही दो बच्चे हो गए हैं, एक आई डायरेक्शन में और एक जे डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। हाँ या ना बोलो सभी लोग, बहुत काम की बात बोल रहा हूं मैं, समझ आ रही है या नहीं? सर इसको और छोटा करके लिख सकते हो, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अरे हाँ या ना? सभी लोग जवाब दें। जो स्क्रीन पे सामने लिखा है वो सब लिखो, और अपनी भाषा में लिखना, हिंदी में ही लिखना कि इस नोट से, यहाँ पे नोट करके लिख लो, इस नोट से हमें ये समझ में आता है कि ए वेक्टर को एक्स और वाई में, ए वेक्टर के कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में किए जा सकते हैं, या एक्स और वाई डायरेक्शन के दोनों कंपोनेंट का वेक्टर एडिशन हमें वापस से नया ए वेक्टर दे सकता है। क्या बोला मैं? एक्स और वाई डायरेक्शन के दोनों कंपोनेंट का वापस से वेक्टर एडिशन हमें क्या दे सकता है? ए वेक्टर की वैल्यू। रिवर्स भी ट्रू है, लिखो इस बात को। फिर से मैंने, तुमने जो समझा वो लिखो, मैं क्यों डिक्टेट करूंगा ये बात। ए वेक्टर का इफेक्ट एक्स और वाई एक्सिस डायरेक्शन में देखा जा सकता है, या एक्स और वाई डायरेक्शन में वेक्टर एडिशन करने पर वापस से ए वेक्टर बनाया जा सकता है। लिख लिया सभी ने? एवरीवन?
ठीक है, तो ये एक 3D वेक्टर है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इसकी जो लाइन है ये हमारे सामने आ रही है, बोर्ड के सामने से आ रही है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे फेस पर आ रही है। ठीक है, तो उसका एक्स एक्सिस से एंगल है अल्फा, फिलहाल के लिए मान लो थीटा मान लो, चलो ये मान लो, थीटा मत मानो, मेरे को एक डेरिवेशन करवाना है, अल्फा। ये वाई एक्सिस से है बीटा, और जेड एक्सिस से बन रहा है गामा। ऐसा बनेगा ना? सभी लोग सोचो ऐसा बनेगा ना? ठीक है, क्या बनाया मैंने एंगल? मैंने बनाया एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से गामा। 3 एंगल बना लिए मैंने। चलिए, तो जब मैंने ये 3 एंगल बना लिए बेटा, तो ये था मेरा ए वेक्टर। क्या था मेरा ये ए वेक्टर? अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस अल्फा? सब बच्चे जवाब देंगे मुझे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, ए का एक्स डायरेक्शन पे जो इफेक्ट है वो इतना है। फिर तो सर आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ए वाई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस बीटा। फिर क्या मैं बाय के लिए ऐसा लिख सकता हूं, फिर तो सर आप z के लिए भी लिख सकते हो, बताएं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस गामा। लिख सकता हूं ना? अरे ए का गामा के साथ बन रहा है एंगल, तो इफेक्ट कॉस के साथ ही लिखेंगे। वो तो हमें वहां पे एक ही एंगल दिया था इसीलिए हमने साइन लिया, लेकिन जब हमें दिया होगा बेटा अथर्व, साइन इसीलिए नहीं ले रहे हम क्योंकि हमारे को बीटा दिया है, मैं कुछ कॉस में डिराइव करवाना चाह रहा हूं, इसीलिए साइन में भी आएगा, बिल्कुल साइन में भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो लिख सकते हो ए वाई को ए साइन अल्फा, वो 110% सही है, लेकिन मैं अभी वो नहीं लिखवाना चाह रहा क्योंकि मुझे कुछ डेरिवेशंस कराने। ठीक है, तो यहां से ना सर आप एक और चीज भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बाय रिड्यूसिंग देम आप लिख सकते हो cos अल्फा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, cos बीटा बराबर ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और सर आप एक और चीज क्या लिख सकते हो, cos गामा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अरे हाँ या ना बोलो? अरे एक ही बात है, सही, हम कहीं भी लिख लो, पागल सरी के प्रश्न करते हो। गामा अब मैं यहां से लिखूं, गामा मैं यहां से लिखता तो डायग्राम थोड़ा सा खराब दिखता है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। फर्जी बात पूछ रहा है। चलिए, क्या मैं cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा लिख सकता हूं ऐसे? किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो यार। cos गामा को यहां लिख लेते हैं, cos गामा ए जेड अपॉन में ए वेक्टर। समझ में आया कहता? चलिए, तो अगर हम इस चीजों को देखें तो ये जो मैंने लिखा है ना बॉक्स में, इन्हें क्या कहते हैं बताएं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉपी में हेडिंग डालिएगा डायरेक्शन कोसाइन और लिखिएगा, समझे? आई इतनी बात समझ में? अब कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले, एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, एक्स के साथ एंगल 30 डिग्री, वाई के साथ एंगल 60 डिग्री और जेड के साथ एंगल 120 डिग्री, फाइंड ऑल द डायरेक्शन कोसाइन। तो अरे सर इसमें क्या है, हम सॉरी 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 2 मिनट, चलो मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। पहले इतना लिख लो, मैं थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन बोल दिया। पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिखो डायरेक्शन कोसाइन, और ये समझ में आए ना डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले, इनको लिखो।
लिखने के पहले एक बात और देखो, इस इन तीनों के नीचे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप? बोलो ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसे भी लिख लेना, में आ गई। इसी को लिखना, यहां पे एक लिखना, द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा is known as direction cosine, is known as direction cosine, is known as direction cosine. Done everyone? चलिए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। चलो, तो अभी थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। एक काम करो, इसके अच्छा चलो क्वेश्चन करते ही चलो तुम लोग इसी के साथ। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं पहले। इसका ए एक्स और ए वाई बताओ। आप लोग क्लास कॉपी में क्वेश्चन लिख लेना बेटा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कभी पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, आपको मदद मिलेगी इससे। जल्दी बताओ। चलिए, तो अगर हम कंपोनेंट देखें तो ए एक्स तो हो गया 30 cos 30 डिग्री। 30 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 15 √3। ये ए वाई कितना हो गया, ए वाई हो गया 30 sin 30 डिग्री 15। ठीक है,
अब ए से हमको आर की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? आर की। तो ए का इफेक्ट आर पे कितना होगा? आर बराबर ए कॉस 45 डिग्री, 3/√2। समझ गए यहां तक? अरे वो तो ऐसे ही बन गई थी यार मुझसे। किसका किस पर इफेक्ट निकाल रहे हैं बेटा? ए का अपन निकाल रहे हैं ना एक्स पे। ऐसे तो फिर मैं यहां से बोल देता एक्स का इफेक्ट ए पे, तो एक्स कॉस 30 डिग्री बराबर ए। पॉसिबल थोड़ी है ना? ठीक है कृष्णा। So here is the next question. Find the value of theta. सर अगर इसे हम वेक्टर डायग्राम देखें तो इस हिसाब से तो ये ए वेक्टर हो गया और इसका इस पे इफेक्ट है 4। तो हम लिख सकते हैं ना ए कॉस थीटा इक्वल टू 4। ए की वैल्यू हो गई 5, कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए साइन थीटा इक्वल टू 3। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5। तो यहां से हम देखें तो ये वाली सिचुएशन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई थी जब थीटा होता है 37 डिग्री। तो ये आंसर आ गया 37 डिग्री। हाँ या ना बोलो बच्चों, सभी लोग समझे? अब वापस आ जाते हैं अपन अपने प्रीवियस टॉपिक पे, इसी पे। अच्छा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुमने अभी वेक्टर लिखा, तुमने ए वेक्टर क्या लिखा? ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ऐसा लिखा तुम लोगों ने, है ना? अब इसके आगे समझो मेरी बात को, नोट करके लिखो। अच्छा नोट मत लिखो, बस सुनो तुम लोग, इधर देखो। अभी दो एक्सिस पे बात करें अपन। सर ये थीटा, ये ए वेक्टर, तो ये बन जाएगा ए एक्स आई कैप और ये बन जाएगा ए वाई जे कैप, ऐसा बनेगा। इसका अगर मैं कह दूं तुम्हें कि तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है कि कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू नहीं पता लेकिन उसका ए एक्स और ए वाई पता है, तुम कहोगे कोई बात नहीं सर, हम लगा देते हैं वेक्टर एडिशन। ये ए वेक्टर, ये इसको मान लेते हैं अपन सी वेक्टर, क्या नाम लू, पी और क्यू ले लूं। इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं क्यू। तो रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं हम। और वो क्या आएगा? अरे इनके बीच में तो एंगल 90 डिग्री है, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और बताएं सर वो यहीं से जाएगा। अरे तो ये तो ए के बराबर ही हो गया ना, या मैं कहूं बहुत अच्छे से तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर ही हो गया ना। अरे यार बच्चों, हाँ या ना बोलो, समझे ना इतनी बात? तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी वेक्टर उसके कंपोनेंट में दिख जाए ऐसा, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड तो यही होने वाला है। अरे यार बच्चों, तो सर यहां पर भी तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इसमें बहुत अच्छी बात क्या है, एग्जाम्पल देखो। यदि एग्जाम्पल ऐसा आ जाए
there is a vector A which is 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, तो तुम सीधे कह सकते हो अच्छा ये तो वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अरे तो इसका मतलब क्या होगा, 9 16 प्लस 5, तो 25 प्लस 5 रूट 30, मतलब ये जो भी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो रूट 30 होना है। अरे यार क्लियर है सबको इतनी बात? एवरीवन इन दी क्लास? अच्छा मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, तो 25 25 50 हो जाएगा, सॉरी क्यों, 9 9 और 16 25 हुआ, और 25 50 हो जाएगा ना यार। ये बात आई क्या समझ में? अच्छा अब ऐसे ही अगर इधर देखो, अभी लिखवाऊंगा मैं ये सब है ना। अब ऐसे ही अगर तुम्हें दे देता कोई बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता? मुझे एक बात बताओ, आई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है? आई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है? वेरी गुड अदीफा, आई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है? 3, ना ही कि -3। -3 तो उसकी डायरेक्शन है, -3 ये बता रहा है कि वो प्लस एक्स में नहीं माइनस एक्स में जा रहा है। माइनस साइन को आई के साथ सोचो, आई होता है एक्स और माइनस एक्स, समझे? तो ये भी होगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अंडर रूट 50। हाँ या ना बोलो यार सभी लोग, समझ गए इतनी कहानी? तो पहला तो आप लोग ये दोनों एग्जाम्पल लिखना और साथ में ये वाली बात भी लिखना, नोट करके लिखना, ऐसे नोट लिखना यहाँ पे, नोट फ्रॉम डायरेक्शन फ्रॉम, अच्छा इन्हीं को इस तरीके से लिखने को बताएं क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसी को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। समझ गए इतनी बात? एकदम शानदार तरीके से। तो नोट लिख लो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और ये बात लिखो जल्दी से सब लोग। अच्छा अब यहां तक जब आप लोगों ने लिख लिया तो इसके आगे थोड़ी और बातों को समझेंगे हम। सर ये डायरेक्शन कोसाइन भी आ गए यहाँ पे, अच्छा तो सर अगर हम यहां से एक बार हम इनका यूज करें, ऐसे में एक जनरल डेरिवेशन करा रहा हूं कि अगर मैं इनका यूज करूं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट तो तुम्हें ध्यान ही रखना है, अब मैं इनका यूज करूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सर, यहां से आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ए वाई का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ए जेड का क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, और ये पूरा हो गया अंडर रूट में, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख सकता हूं ना, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सब जगह से कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यहां से हम लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइन, ऑल डायरेक्शन कोसाइन इज 1।
बोलो, क्लियर है सभी को? गुड। और आगे चलते हैं, इसी में और बात समझेंगे थोड़ी सी। सर हमने तो ऐसा भी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो 3 ये सारे ऐड हो गए, 1 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो माइनस और माइनस यहां से कैंसिल हो गया, तो एक और रिजल्ट आ गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो होता है ये क्या होता है, 2। अब नीट के एग्जाम में एक बार पूछा था कि सम ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइन इज 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। समझ गए? लिखो इसे। मैं ज्यादा न्यूमेरिकली डिस्कस करना चाहता हूं। अब देखो, मैंने जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, अब देखो रेजोल्यूशन का एप्लीकेशन देखो, बड़ा मजा आएगा तुम्हें देख के। मुझे एक बात बताओ, ये रहा एक वेक्टर 3i कैप, या मैं तो तुम्हें आई देता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें कहता हूं एक है 3 न्यूटन का फोर्स और दूसरा है 7 न्यूटन का 2 न्यूटन का फोर्स। अब दोनों से मैक्सिमम कितना, दोनों की एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं प्लस एक्स पे, तो इसका रिजल्टेंट की तुम्हें रिजल्टेंट का डायरेक्शन बिना सोचे बोल सकते हो किधर होगा, प्लस एक्स की तरफ ही होगा सर। एकदम आसान बात पूछ लिया आपने, ये तो रिजल्टेंट किधर होगा, प्लस एक्स की तरफ ही होगा। अच्छा, तो देखो जब हमारे को कितनी अच्छी बात है ये कि जब हमें डायरेक्शन की चिंता ना हो तो हमने चीजों को डायरेक्टली जोड़ दिया और आंसर बोल देंगे यहाँ पे 5 होगा सर। क्या बोल देंगे हम, आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो वैसे ही आज से अगर मुझे मिल जाए एक वेक्टर ए जो कि लिखा है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक मिल जाए बी वेक्टर जो कि लिखा है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा अगर मुझे मिल जाए तो सर अगर हमसे कोई पूछ ले a प्लस बी वेक्टर बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। हम तो सीधे सीधे चिल्लाएंगे कि तू i का i के साथ जोड़ ले, जो कि होगा ax प्लस बी एक्स, टोटल आई कैप में ये होगा, y का y के साथ जोड़ ले ए वाई बी वाई जे कैप, और z का z डायरेक्शन में जोड़ लो ए जेड बी जेड के कैप, और यही हमारा रिजल्टेंट भी आ गया सर, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमें इसका अगर निकालना होगा तो इसको बोल देते हैं आर एक्स आई कैप, इसको बोल देते हैं आर वाई जे कैप, और इसको बोल देते हैं आर जेड के कैप। तो अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने की इच्छा होगी तो हम तो वो पुराना वाला लगा देंगे ना, जो भी आपने हमको पढ़ाया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। अरे बच्चों हाँ या ना तो बोलो यार, समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए मुझे। अरे सर ये तो बहुत आसान है, हम क्या करते हैं x का x के साथ जोड़ देते हैं, तो r वेक्टर हो जाएगा 3i 9j 11k, सीधे सीधे यही हो जाएगा सर आंसर। और मैग्नीट्यूड तो क्या है, ऐसा लिख देते हैं और अंडर रूट में सारी वैल्यू रख देते हैं स्क्वायर के साथ, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 81 प्लस 121, ये कितना आ रहा है, सॉल्व करो तो। 121 में 9 जोड़े तो हो गए 130, 130 और 81, 8 और 3 11, 1 2 1 1 है क्या, समझ गए। अच्छा, यहीं पर अगर वो हमसे पूछ लेता सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a vector minus b vector equal to r vector and magnitude of r, चलो बताओ। अब a माइनस बी करना है तो b की जगह पे आपको माइनस बी करना है, तो सब जगह पे माइनस करो, है ना, सब जगह पे माइनस करोगे तो ये क्या बन गया, माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, माइनस बी। अब सॉल्व करो a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी सर होगा 2 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 6 तो माइनस 3 जे कैप, 4 माइनस 7 माइनस 3 के कैप, ये हमारा आर वेक्टर होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 प्लस 9 प्लस 9, 9 और 9 18 और एक अंडर रूट 19, सो दिस इज द आंसर। अच्छा, अभी यही खत्म नहीं हुई बात, अभी तुमने a प्लस बी निकाल लिया, a माइनस बी निकाल लिया, अगर वो पूछ लेता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस a, कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, तो घबराने का नहीं। क्या आता बताओ मुझे, b प्लस a का मैग्नीट्यूड क्या आता, जल्दी से सॉल्व करके बताओ सभी लोग। अरे सर ये तो बचपन की ही बात हो गई कि 3 में 2 जोड़े चाहे 2 में 3 जोड़े, आंसर तो 5 ही आना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता, अंडर रूट 211, मतलब ये और ये तो क्या हो जाते, सेम, है ना, ये और ये क्या हो जाते, सेम। अच्छा, अगर वो तुमसे बोल देता बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अब रिजल्टेंट क्या आता, मतलब आप बात कर रहे हो इसकी और इसकी, अब रिजल्टेंट क्या आता बताओ, अब क्या आती वैल्यू, अंडर रूट 19 कैसे आ रही है अथर्व, हाँ अंडर रूट 19 ही तो आएगी। अंडर रूट 19, अच्छा अच्छा, अब a माइनस बी वेक्टर देखो क्या आया है, a माइनस बी वेक्टर की वैल्यू तो ये आई है ना, मानते हो ये बात, अरे सुन तो ले मेरी भाई बात। अच्छा, अगर मैं b माइनस ए वेक्टर बोलता तो क्या बन रहा है वेक्टर, बताओ जरा, b माइनस ए में वेक्टर क्या बन रहा है, b अपना b वेक्टर ये था, b माइनस ए कर रहे हैं तो वेक्टर क्या बन रहा है, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसा बन रहा है क्या ये, अब देखो जो ग्रीन पेन से मार्क है, क्या ये और ये सेम है, जो ग्रीन पेन से मार्क है वो सेम है दोनों, देखो नहीं, तो यहां से हम एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे हम बहुत काम का, ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो सकता है
लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझ में आई क्या ये बात? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए। समझे? ये नोट समझ में आया? इसे कम्यूटेटिव ही कहते हैं अंग्रेजी में, बट मैं फिर कम्यूटेटिव बताता और फिर उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना पड़ती, तो इसलिए मैंने इसे कम्यूटेटिव नहीं कहा। बिल्कुल कम्यूटेटिव ही कहते हैं बेटा। ये हो गया कम्यूटेटिव, और ये नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्लास में मैं मल्टीप्लाई नहीं सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं आप लोगों का एक बार यहां तक का न्यूमेरिकल सेशन ले लूं, या तो वापस से हम 3:30 पर मिल लें। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने एक एडिशन का क्वेश्चन तुम्हें सिखाया। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या बोलता है, अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ये। जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाए, इफ, अब तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया मुझसे, इफ ए यूनिट एंड बी यूनिट इज अ यूनिट वेक्टर, then find the angle between A unit and B unit if magnitude of A unit plus B unit is equals to magnitude of A unit minus B unit। तुमसे सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन जब मैं समझाऊं तो पूरा कनेक्ट करना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है? अब देखो क्या करना है, उसने साफ कहा है ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा सर। तो अपन तो ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, कौन सी, आर वेक्टर वाला। अपना क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और वो किसके बराबर हो गया है, सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्मूले के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोलो, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा, अगर तुम ध्यान से समझो तो यहां पर जो अपन ए और बी लिख रहे हैं ना बच्चों, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए बी, ये सब जो जो अपन लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में अपन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड तो उसने हमें हिंट दे ही दिए क्वेश्चन में कि ये कैसा है, ये दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर। तो इतना क्या लिखना, सीधे सीधे लिखो 1 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 1 cos थीटा, 1 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 1 cos थीटा। ये कैंसल हो गया इससे पूरा, और ये क्या बन गया, 4 cos थीटा इक्वल टू 0। अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, तो 4 तो कभी भी 0 बनने वाला नहीं है। 0 कौन बना होगा, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। मतलब ए यूनिट और बी यूनिट जो दो वेक्टर थे, उनके बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। आंसर। क्या ऐसी चीजें तुम्हें समझ में आती हैं एकदम शानदार तरीके से? एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक और तरीका है देखो पूछने का, कैसे पूछ सकता है। कभी वो ऐसा दे सकता है, इफ ए यूनिट एंड बी यूनिट इक्वल टू √2, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको कैसे पढ़ेंगे, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट एंड बी यूनिट, a unit minus b unit is √2, then find a unit plus √3 b unit का मैग्नीट्यूड।
अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया है। रजिस्टर खत्म हो गया सर। अभी तो चालू हुआ है सिलसिला, सारे खत्म हो जाएंगे, देखो तुम 4 रजिस्टर लगेंगे। चलिए 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि ये यूनिट वेक्टर है, कहीं भी नहीं कहा है कि ए यूनिट और बी यूनिट क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। एम आई ऑडिएबल? अब थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। उसने कहा ही नहीं है कि ये ए यूनिट बी यूनिट है, मतलब उसने कहा ही नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर है। कैप इज देयर। कैप का ना यूनिट वेक्टर की फील थोड़े टाइम बाद और आएगी। अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो, फिर मैं एक आध बार यूनिट वेक्टर की फील और लगाऊंगा। अभी समझो। उसने ये थोड़ी कहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, उसने सिर्फ कहा है ए यूनिट बी यूनिट का मैग्नीट्यूड इतना है। तो मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, ए यूनिट को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा पढ़ाया था, याद करो। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। तो सर हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? मैंने उस टाइम पे भी हिंट दी थी कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। बोलो। अब इसको पढ़ना समझो। तुम कह सकते हो ना कि ए यूनिट का जो भी कोफिशिएंट होगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ए यूनिट का जो भी कोफिशिएंट होगा वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि मैं लिख देता हूं बी यूनिट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही डेफिनेशन होगी। इसको लिखेंगे बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी यूनिट बराबर बी वेक्टर। तो मैंने कहा कि बताओ बच्चों बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो तुम कहोगे कि अरे सर ये जो बी यूनिट का कोफिशिएंट होता है ना, बी यूनिट जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है, वो हम क्या बोल देते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे हाँ या ना बोलो यार, एकदम लॉजिकली बोल रहा हूं मैं ये बात। एवरीवन, अच्छा अगर ऐसा हो गया तो सर यहां पे हम देखें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 इंटू ए यूनिट। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 इंटू बी यूनिट। बोलो। तो तो सर यहां पे तो आप आइडेंटिटी लगा दो, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे तो ना वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, और यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है √2। b माइनस 1 नहीं हो सकता, b विल बी 1 ओनली। ये a माइनस बी बता रहा है बेटा कि यहाँ सब्सट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये 2 बन गया। तो ये 2 इस 2 से चला गया, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, -2 कॉस थीटा बराबर 0। तो मतलब कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ से 90 डिग्री। तो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। समझे? अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये कहीं पर ऐसा हवा में इधर होगा ए वेक्टर और इधर होगा बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एंगल नहीं पूछा है, क्वेश्चन में तो पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ मतलब अब यहां पर बात बदल गई है। देखो यहां पर ए यूनिट का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो तुम कहोगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। लेकिन बी यूनिट का कोफिशिएंट क्या है, सर बी यूनिट का कोफिशिएंट है √3। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √3। अब फार्मूला चिपकाओ, यहां पर एडिशन पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस एंगल बिटवीन ए और बी कितना है, 90। तो ये तो हो गया 0। तो अंडर रूट ऑफ
ए का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √4 2। बहुत बच्चों ने इसका रिप्लाई करा मुझे, वेरी गुड। सब बहुत लोगों का आंसर आया 2, दैट्स रियली गुड। समझ में आया तुम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन कैसे पहचानना रहता है। पहले 2 नहीं था, तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, वेरी गुड बेटा, ये बहुत लॉजिकल बात है। पहले क्या था, पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 था। अब उसने ए को तो 1 ही रखा, लेकिन बी को थोड़ा सा बढ़ा के 4 कर दिया, तो ठीक है ना भैया। एंगल तो अभी भी पहले भी 90 था और अभी भी 90 है। तो 90 से तेरा काम था इसकी वैल्यू निकालना, और इसकी वैल्यू निकालने में दो कॉन्सेप्ट यूज हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट और एंगल निकालने का। तो एंगल निकालना हमने सीख लिया और कोएफिशिएंट यहां से देख लिया। आई बात समझ में? इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एवरीवन इन द क्लास जवाब दो यार। नोट मत करो अभी, एक बार वीडियो देखना और एंड में फिर समझना है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी तरफ रिजल्टेंट जाता है, ये फील है इस कॉन्सेप्ट में। समझे सब लोग? शांति से इसकी रिकॉर्डिंग देखना और इसको समझना। लास्ट वाले पॉइंट की घर पे वेक्टर 1 2 3 शांति से देखना, और पूरा का पूरा वेक्टर का मैं एक होमवर्क शीट इसके साथ अटैच करूंगा, तो होमवर्क शीट आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है? इसके साथ सॉल्व कर लेना आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सर आ गए हैं, केमिस्ट्री की क्लास है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। गुड नाइट।